प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 8 पाठ 3 बस की यात्रा। तो यह एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें लेखक किसी बस की यात्रा करते हैं और जो व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। व्यंग्य का अर्थ है हंसी मजाक करना या ताना मारना या उपहास करना। और इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, जो एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुने। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। इसमें लेखक ने बताया है कि वो 5 दोस्त हैं और वे निर्णय लेते हैं कि वो शाम 4 बजे वाली बस से जाएंगे, जो उन्हें कहाँ पहुँचा देगी? पन्ना। और वहाँ 1 घंटा इंतज़ार करके सतना के लिए बस मिल जाएगी। जिस बस पर वे सतना के लिए बैठेंगे, वह बस उन्हें जबलपुर की ट्रेन पकड़ने में उनकी मदद करेगी, जिससे वे अपने घर पहुंच जाएंगे। फिर उन 5 मित्रों में से 2 मित्रों को सुबह अपने ऑफिस भी जाना था, इसलिए वापस जाने का उन्होंने यही रास्ता चुना। लेकिन लोगों ने उन्हें बताया कि जो समझदार लोग हैं वो इस बस से सफ़र नहीं करते। तो लेखक ने पूछा, भाई ऐसी क्या बात है कि इस बस से सफ़र करने के लिए आप लोग मना कर रहे हैं? क्या रास्ते में डाकू रहते हैं? तो लोगों ने जवाब दिया, नहीं, यह बस तो डाकिन है, अर्थात यह डाकुओं से भी ज़्यादा खतरनाक है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? अब लेखक को समझ आ गया कि लोग इस बस से सफ़र करने के लिए मना क्यों कर रहे थे, क्योंकि बस जो है वह बहुत वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध का अर्थ है कि पुरानी से भी पुरानी। तो वयोवृद्ध हम उसके लिए कहते हैं जो बूढ़ा है, बूढ़े से भी जो बूढ़ा है उसको हम वयोवृद्ध कहते हैं। तो यहाँ पे लेखक ने बस का मानवीकरण किया है कि वयोवृद्ध थी, मतलब ये बस इतनी पुरानी थी कि इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। बस की हालत अंतिम अवस्था में थी, अर्थात वह चलने लायक ही नहीं थी। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या? हाँ जी, और कैसे चलेगी? अब बस में लेखक को कंपनी का कोई व्यक्ति मिल गया जिस कंपनी में यह बस बनी थी। तो लेखक ने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई, तो अब बड़े अभिमान से बोला, हाँ जी चलेंगी क्यों नहीं, देखो अभी चलेगी। तो लेखक व उसके दोस्तों ने पूछा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है? तो वह बोला, हाँ जी, और कैसे चलेगी? लेखक बोला, अरे बड़ा आश्चर्य है, इतनी खराब बस अपने आप चलती है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। तो लेखक को आश्चर्य हुआ कि बड़ा आश्चर्य है भाई, ये जो इतनी खटारा बस है, बहुत पुरानी बस है, ये चलती भी है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर जाएगी। अब लेखक को संदेह होने लगा कि बस की हालत देखकर लगता नहीं कि यह चलेगी। वह आगा पीछा करने लगे। आगा पीछा का अर्थ है अब वह सोचने लगे कि जाएं कि न जाएं, इस बस में बैठें कि न बैठें। वह इतना लेखक सोच ही रहे थे। जो उनके साथी जो डॉक्टर मित्र थे, उन्होंने कहा, अरे डरो मत, यह बस बहुत पुरानी है, अर्थात इस बस में चढ़ने का अनुभव बहुत है, हमें अच्छे से यह घर तक ले जाएगी, भरोसा करके इस पर बैठ जाते हैं। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। लेखक और उसके मित्र उस बस में बैठ गए और उस बस में बैठे हुए जो कुछ लोग को छोड़ने उनके घर वाले साथ में गए थे,
और वे उन्हें ऐसे देख रहे थे कि वे इस बस से जा रहे हैं, अब वो घर तक जीवित पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। तो अब क्या हुआ, जैसे ही बस स्टार्ट हुई लेखक को लगा कि पूरी बस ही इंजन है। पूरी बस ज़ोर ज़ोर से इंजन की तरह आवाज़ करने लगी। हम इंजन के अंदर बैठे हैं और लेखक को लग रहा था कि ये इंजन के अंदर बैठे हुए हैं। और बस के भी जो कांच थे वो बहुत कम ही थे और जो बचे हुए थे वो टूटी फूटी अवस्था में थे। और लेखक उन कांचों से खिड़की से थोड़ा सरक के बैठ गए कि कहीं उनका कल्याण ना हो जाए। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से सहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गई। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। अब बस जो है वो सचमुच चल पड़ी। लेखक को लगा कि इस बस ने गांधी जी द्वारा चलाए गए जो असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन से ट्रेनिंग ली है। यानी कि बस अपने किसी भाग से सहयोग नहीं कर रही थी, उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो रखी थी, उसके जो हिस्से थे वो आगे पीछे हो रहे थे। ऐसा लगता है मानो सीट को छोड़कर आगे निकल गई हो। कभी लेखक को लगता कि सीट आगे निकल गई हो, शरीर पीछे रह गया हो, और उन्हें ऐसा महसूस होता था मानो ये बस का पूरा जो ढांचा है ये पूरा निकल जाएगा। अर्थात बस जो अंदर का जो ढांचा था वह भी बहुत बेकार स्थिति में था। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुँह में दूध की शीशी लगाती है। अब इतने में ही बस क्या हो जाती है, रुक जाती है। और पता करने पे लेखक को पता चला कि जो पेट्रोल की जो टंकी है उसमें छेद हो गया और सारा पेट्रोल उससे निकलने लग गया। तो बस का जो ड्राइवर था वो थोड़ा होशियार था, उसने पेट्रोल को बाल्टी में भरा और उस पेट्रोल को फिर टंकी में भरने लग गया। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वहाँ निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। तो बस की रफ्तार अब बहुत धीमी हो चुकी थी और लेखक को उस बस पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा कि इसके ब्रेक कभी भी फेल हो सकते हैं और इसका स्टीयरिंग भी कभी भी टूट सकता है। और वो हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहे थे, कहीं पेड़ से बस न टकरा जाए और जो ये बस है इसकी हालत इतनी ख़राब है, कहीं ब्रेक फेल हो गया तो नदी में ना चली जाए। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। अब अचानक फिर से बस रुक गई। ड्राइवर ने कई तरकीबें की लेकिन वह बस नहीं स्टार्ट हुई। और जो बस का जो हिस्सेदार था वह कह रहा था बस तो बहुत अच्छी है, अच्छी क्वालिटी में है, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि ये बंद हो गई। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अब शाम का समय हो चुका था तो लेखक को उस बस को देख के दया भी आ रही थी, जैसे किसी वृद्ध को देखकर कोई बूढ़ा हो और उस बूढ़े को देखकर दया आ जाती है।
ठीक उसी प्रकार से जब वो असहनीय स्थिति में होता है बूढ़ा तो लोगों को दया आती है। उसी प्रकार से लेखक को उस बस को देखकर दया आ रही थी कि हम इस पे बैठ के जा रहे हैं, लद कर जा रहे हैं, और कहीं पता चल रहा हम इसके ऊपर बैठे और इस गाड़ी का प्राणांत हो गया तो हमें यह बस यहीं छोड़नी पड़ेगी, अर्थात यह बस ख़राब हो जाएगी तो ये बस हमको यहीं छोड़ देनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। अब जो बस का जो हिस्सेदार था, जो कंपनी का जो हिस्सेदार था, उसने इंजन खोला, थोड़ा उसमें सुधार किया और वो बस थोड़ा सा आगे चल दी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो यह उम्र ही नहीं रही। अब बस जो है धीरे धीरे उसकी जो रोशनी थी, रोशनी यानी जो उसकी लाइट थी, धीरे धीरे शाम हो रही थी, अंधेरा हो रहा था और उसकी जो लाइट थी वो भी बहुत कम थी और वह उस अंधेरे में बड़े आराम से चल रही थी। रोशनी कम होने की जो उसकी गाड़ी की जो लाइट थी वह भी बहुत धीमी थी और पीछे से कोई अगर गाड़ी आती तो साइड में खड़ी हो जाती और उसे जाने को पास दे देती। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते। अब एक पुलिया पे बस गई और उसका टायर जो अचानक से फिस हो गया, यानी टायर पंचर हो गया। और अगर बस स्पीड में होती, बस कहीं उछलकर गिर जाती। अब लेखक सोच रहा है कि जो कंपनी का जो हिस्सेदार था, उस पर बड़ी उसको दया आ गई। उसने कहा ये तो रोज़ इस पे सफ़र करता है और कहीं यह हिस्सेदार इस बस कहीं गिर जाती और किसी दिन यहाँ बस जो है वो ख़राब होकर कहीं गिर जाती तो इस हिस्सेदार का तो बलिदान हो जाता और इस बलिदान को यहाँ व्यर्थ न करके किसी क्रांतिकारी आंदोलन में इसको बलिदान देना चाहिए था। और अगर यह मर जाता या हम सब मर जाते तो देवता जो हैं हमें बाहें पसारे स्वर्ग में हमारा इंतज़ार करते। कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। अब लेखक उस जो हिस्सेदार है, जो कंपनी का जो हिस्सेदार था, तो देवता लोग कहते कि देखो वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर तक सही ढंग से नहीं लगा पाया और हमें उसका स्वागत करना चाहिए। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गई। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो जो बस का जो हिस्सेदार था उसने टायर निकाला। दूसरा घिसा पिटा पुराना टायर था, उस टायर को निकालकर उस पर घिसा टायर लगा दिया। और जो लेखक ने उम्मीद छोड़ दी थी हम कभी पन्ना पहुंच पाएंगे। पन्ना ही क्या, कहीं भी घर भी जीवित पहुंच पाते या नहीं पहुंच पाते। शायद रास्ते में कहीं इनका प्रयाण न हो जाए, इनका प्राणों का अंत न हो जाए बस के साथ। और उन्हें लगा कि इस पृथ्वी पे हमारी कोई मंजिल नहीं है। जिस प्रकार से बस धीरे धीरे चल रही थी, लग रहा है सारा जीवन इस बस में ही उनको बिताना पड़ेगा। और इस प्रकार से वह अपने मित्रों के साथ उनका हंसी मजाक चालू रहा। प्यारे बच्चों, तो हमने आज हरिशंकर परसाई जी द्वारा बस की यात्रा पढ़ा, जो एक व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया था। और सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास करेंगे।